अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट में वोटिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत जारी रही। आज भी सुई अटकी हुई है और बैलेट पेपर पे कोई निशान या शनाख्ती कार्ड का नंबर प्रिंट होना जो है उसी मामले पे बहस चल रही है। और आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश नहीं हुए, बैरिस्टर खालिद जावेद, और यूँ लग रहा था कि तकरीबन 2 हफ़्ते अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं रही अटॉर्नी जनरल की मुखालफत में दलाइल सुनने के लिए। और अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे उनको एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, एडवोकेट जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल जो बलोचिस्तान हैं उन्होंने अडॉप्ट किया और कहा कि जी अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक तो ये बैलेट पेपर के ऊपर कोई निशान होना चाहिए और दूसरा ये कि उसकी सीक्रेसी जो है वो उसी दिन के लिए होती है और उस दिन के बाद के लिए नहीं होती जब पोलिंग हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस भी यही सवाल बार बार उठाते रहे और ख़ासकर ये सवाल उन्होंने उठाए जब सिंध की बारी आई। और सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसके एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने बड़े धीमे और आहिस्ता अंदाज में जब दलाइल का आगाज़ किया तो यूँ लग रहा था कि सलमान तालिबुद्दीन वो 2-4 अल्फाज जब बोलते थे तो उन 2-4 अल्फाज के बाद 5-6 सवाल आ जाते थे। यूँ लग रहा था सलमान तालिबुद्दीन एक मेहमान हैं, एक गेस्ट हैं और उनके सामने 5 एंकर्स बैठे हुए हैं और वो एक के बाद दूसरा सवाल कर रहा है। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे थोड़ा बात मुकम्मल करने दें क्योंकि उनको आहिस्ता बोलने की आदत है, मगर सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ जल्दी में लग रही थी। वैसे भी टाइम बहुत थोड़ा है, 3 मार्च को इलेक्शंस होने, फ़ैसला तो सुनाना है, मगर इसके बावजूद सलमान तालिबुद्दीन ने बड़ी मुश्किल से अपना मुद्दा पेश किया। और सिंध हुकूमत और एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन का यही मौक़िफ़ था कि आइन में तरमीम के बग़ैर, आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम के बग़ैर खुफिया वोट जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता और बैलेट पेपर के ऊपर किसी किस्म का निशान नहीं डाला जा सकता और सीक्रेसी जो है वो परपेचुअल है, वो कंटिन्यू रहेगी सीक्रेसी। तो सिंध हुकूमत की तरफ से भी कहा गया और बार बार कभी जस्टिस उमर अता बंदयाल, कभी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और कभी जस्टिस एजाजुल हसन एडवोकेट जनरल सिंध को ये बार बार कहते थे कि अगर बैलेट के ऊपर कोई निशान नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिस हुई है या नहीं, क्योंकि वो तो एक आखिरी एविडेंस होगा। एडवोकेट जनरल सिंध का ये मौक़िफ़ था कि अगर बैलेट के ऊपर लेट्स से के निशान लगा भी जाते हैं और पता भी चल जाता है कि इस शख्स ने उस शख्स को वोट दिया है, मुखालिफ जमात के बंदे को, तो इससे क्या साबित होगा? कि इससे क्या ये साबित होगा कि उसने पैसे लिए हैं? क्या इससे ये साबित होगा कि उसने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है? और उसने कहा कि जो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जो सीक्रेसी है वो आइन के अंदर वाज़े तौर पे कह दिया गया है। और जहाँ तक ख़वातीन के जो इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, जो मखसूस नशस्तों का ताल्लुक़ है जिसमें कोई सीक्रेसी नहीं होती, तो एडवोकेट जनरल सिंध का ये मौक़िफ़ था कि वो आइन में दर्ज है। एक चीज़ जब आइन में कह दी गई है कि इस तरीके से होनी है तो फिर वो कोई जवाज़ नहीं बन सकता कि जो आइन में दूसरी शिक में अगर उसी चीज़ को खुफिया करार दिया गया है सेनेट के इलेक्शन को, तो उसको भी जो है कोई निशान लगा के बैलेट पेपर के ज़रिए ओपन कर दिया जाए। मगर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा देखें ना कि आइन में आर्टिकल 51 में ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं उनके लिए वो ज़िक्र है कि वो बग़ैर किसी वोटिंग के होंगी और वो एक फ़हरिस्त फराहम कर दी जाएगी, उसमें तो कोई सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होती। जब ये आइन के आर्टिकल 51 में है, जबकि 226 आगे जाके आता है, तो हमने स्कीम देखनी है आइन की कि जो शिक आइन में पहले आ रही है उसकी ज़्यादा अहमियत है या 226 की ज़्यादा अहमियत है। ये भी बड़ी ही दिलचस्प चीफ जस्टिस साहब की एक दलील थी कि आइन की स्कीम ऐसी है कि जो आइन में जिस चीज़ का शिक में पहले ज़िक्र हो वो ज़्यादा अहम है, शायद वो ये कहना चाह रहे थे, और जिसका बाद में ज़िक्र हो वो ज़्यादा अहम नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन भी बार बार ये बात कह रहे थे कि लेट्स से कि अगर ये किसी शख्स की पैसे लेते हुए वीडियो आ जाती है तो फिर उसको ये साबित करना, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना उसकी करप्ट प्रैक्टिस को, उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये भी साबित हो कि उसने वाकई वोट भी उस शख्स को दी है जिसके बिहाफ पे पैसे लिए गए हैं। तो उस पर एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है और महज इवन पैसे लेने वाले की वीडियो आ भी गई
तो अदालत या कोई भी शख्स, हुकूमत ये कैसे साबित करेगी कि वो पैसे जो हैं वो किसी कर्जे की मद में ना लिए गए हों या कोई गिफ्ट ना किसी को कर रहा हो, वो पैसे किसी और कारोबारी मामले का लेन देन ना हो? ये कैसे साबित होगा कि वो पैसे जो हैं वो सेनेट की वोट के लिए ही दिए गए हैं? बहरहाल एडवोकेट जनरल सिंध को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जो दूसरे मौजूद जज थे वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। 5 जजेस के 5 दिमाग और सवालात थे जो बार बार किए जा रहे थे, और एडवोकेट जनरल सिंध एक शख्स थे, सलमान तालिबुद्दीन साहब, जो कि बहुत ही धीमे और स्लो अल्फाज में, स्लो रफ्तार से बात करते थे, और वो अपना कोई जुमला उन्होंने ऐसा नहीं था जो पूरा किया और मुश्किल से पूरा ना किया हो, और बीच में कोई मौजूद जजों की तरफ से सवाल ना आया हो। तो एक मौके पे तो ये बात हो गई कि चीफ जस्टिस ने कह दिया थैंक यू वेरी मच एडवोकेट जनरल साहब सिंध। तो फिर वो एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने कहा आई एम नॉट फिनिश सर, मैंने अभी दलाइल ख़त्म नहीं किया। अच्छा, एक और मसला ये था एडवोकेट जनरल सिंध का कि वो इंटरनेट के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से बात कर रहे थे, और वीडियो लिंक पे जो उनकी ऑडियो आ रही थी उस तरह की केमिस्ट्री नहीं बन रही थी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों के साथ। वो वाली केमिस्ट्री जो कि अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के 5 मौजूद जजेस ने 14 दिन अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद जो केमिस्ट्री कायम हुई थी, और जिसके बाद एक अटॉर्नी जनरल जो है बड़ी मुश्किल से रोस्टम उन्होंने छोड़ा और दूसरों की भी बारी आई। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवोकेट जनरल सिंध को कि 10-15 मिनट 20 मिनट सुनने के बाद कह दिया गया थैंक यू वेरी मच जी, हमने आपको सुन लिया। और फिर ये भी चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके हमें जवाब नहीं आए, और वो ये और बात है कि उनको शायद जवाब देने का इतना मौका नहीं मिला, मगर चीफ जस्टिस ने एक तासुर ये ज़रूर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल से जो है वो मुतमईन नहीं है। तो जो भी अभी तक की प्रोसीडिंग हुई है उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो सीक्रेट बैलेट के हक़ में जो दलाइल सुनना शुरू होगी। ज़ाहिर बात है अब एडवोकेट जनरल सिंध ने किया है, उसके बाद सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बात करनी है, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल है, फिर सिंध हाई कोर्ट बार है, फिर नून लीग है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह उनके वकील हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में इतनी तवज्जो और इतने गौर से सीक्रेट बैलेट के हक़ में दलाइल को सुना जाएगा जितनी तवज्जो और कंसंट्रेशन से 14 दिन तकरीबन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुना गया। और यूँ लगता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि जो सीक्रेट बैलेट है वो क्वालिफाइड है, वो मशरूत है, और इतना भी सीक्रेट नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो जाए तो उसमें इन्वेस्टिगेट ही ना कर सकें। और ख़ासकर जस्टिस एजाजुल हसन ने आज फिर वो बात दोहराई कि अगर कोई शख्स कहे कि मेरे किसी वोट के हवाले से कि मेरा जो वोट है वो सही नहीं पड़ा या कोई कंप्लेंट होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा। तो एजाजुल हसन साहब की इस बात से तो मुझे अचानक वैसे ख्याल आया कि कल अगर मिसाल के तौर पे इन 5 मौजूद जजों में से कोई जज ये कहे कि मैंने तो PTI को वोट दिया था तो मेरा वोट गलत गया है, तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन तो वाकई नहीं हो सकेगी। तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो तभी हो सकेगी ना कि इन 5 मौजूद जजों का शनाख्ती कार्ड नंबर या नाम या इनके अंगूठे का निशान जो है उस बैलेट पेपर के पीछे लगा हो, और जिससे पता चले कि हाँ इन्होंने PTI को वोट डाला है, तो इससे तो फिर इन्वेस्टिगेट हो सकता है। तो जजेस के जहन में ये होगा कि शायद किसी वोटर को अपनी पार्टी को यकीन दिलाने के लिए भी इस तरह का सबूत शायद चाहिए होगा, तो इसलिए ये मिसाल दी जा रही है। वरना दुनिया में कोई वोटर ये इस तरह की शिकायत नहीं करता कि मैंने वोट डाला इधर था उधर डल गया है। हालांकि दुनिया में कहीं बैलेट पेपर के ऊपर किसी का नाम और अंगूठे के निशान से वोट नहीं डाले जाते। सेनेट के जो वोट हैं उनकी सीक्रेसी होती है। अमेरिका में बराह रास्त इलेक्शंस होते हैं, सेनेट के उनकी अपनी सीक्रेसी होती है, और यहाँ पे जो सेनेट का वोट है गो कि वो आम नेशनल असम्बली के वोटों से मुख्तलिफ होता है, मगर उसकी भी उतनी ही सैंक्टिटी है। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आज भी बार बार आई कि वो तनासब जो है वो पार्टी का जो तनासब है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, उसी तनासब से सेनेट में वो तनासब आना चाहिए। तो एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने आज वाज़े किया कि जनाब ये तनासब जो है ये पार्टी के वोटों का तनासब नहीं है जो सेनेट में जिसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये तनासब सूबाई हुकूमतों का है, क्योंकि सेनेट एक विफाक की नुमाइंदा फोरम है जिसमें चारों सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई है। ये सूबों की मतनासब नुमाइंदगी है जिसको मतनासब वोटिंग कहा गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। ये कोई पार्टियों की मतनासब नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि पार्टियां चारों सूबों में मुख्तलिफ होती हैं। कौमी असम्बली में जो पार्टी अक्सरियत में है
वो सेनेट में अक्सरियत में नहीं आ सकती, क्योंकि कौमी असम्बली ने सिर्फ 2 सेनेटर मुंतखब करने हैं और चारों सूबाई असम्बलियों में मुख्तलिफ जो है वो पार्टियाँ हुकूमत में हो सकती हैं। और आइन के तहत कभी एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन किसी वक्त भी डिज़ाल्व कर सकता है चीफ मिनिस्टर, कभी दूसरी सूबाई असम्बली का इलेक्शन चीफ मिनिस्टर डिज़ाल्व कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है एक साथ सारे मुल्क में इलेक्शन हो, और जब भी किसी सूबाई असम्बली में अचानक मिड टर्म इलेक्शन हो गए तो फिर उसकी सेनेट की नुमाइंदगी तो बदल भी सकती है। अगर आज पंजाब में इलेक्शन हो जाए और PTI शिकस्त खा जाए, ऑब्वियसली जो हालात जा रहे हैं, और उसमें अगर नून लीग आ गई तो फिर क्या सेनेट में पंजाब के सेनेट के इलेक्शन दोबारा होंगे, ताकि जो पंजाब की नुमाइंदगी है वो सेनेट में भी रिफ्लेक्ट की जाए। तो आइन के अंदर भी सेनेट को 6 साल जो दिए गए हैं और कौमी असम्बली और हुकूमत को 5 साल असम्बलियों को दिए गए हैं, इसका मकसद यही है कि सेनेट की अपनी मुद्दत है, कौमी असम्बली की अपनी मुद्दत है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टियाँ सूबाई हुकूमतों में या सूबाई असम्बलियों में अक्सरियत में, वो सेनेट में भी उसी तनासुब से अक्सरियत में हो। ये तनासुब सूबों का है, क्योंकि सूबों के किसी के बड़ी तादाद है मेंबरान की, किसी की कम तादाद है। बलूचिस्तान असम्बली की कम तादाद है। पंजाब में 53 जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो सेनेट के लिए उनका 1 वोट बनता है। इसी तरह बलूचिस्तान में थोड़े वकील हैं, उनके थोड़े मेंबर हैं, उनके थोड़े वोट बनते हैं। तो ये सूबों की जो वोटों की तादाद है सेनेट के लिए, ये वो तनासब है, ये सूबाई नुमाइंदगी का तनासब है, सियासी जमात की नुमाइंदगी का तनासब नहीं है। वो तनासब इसलिए है, प्रोपोर्शनल इसलिए है कि सेनेट में मकसद है बराबर नुमाइंदगी देने का सेनेट के अंदर। और इसीलिए जब भी कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होते हैं, उसके फ़ौरन बाद आइन में कहीं नहीं लिखा कि उसके फ़ौरन बाद पूरी सेनेट के जो है वो मुकम्मल इलेक्शन होंगे, ताकि जो सूबाई असम्बलियों में हुकूमतें आई हैं वो सेनेट में भी वही तनासब आ जाए। आइन में ये नहीं है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि मतनासब नुमाइंदगी का मतलब सियासी जमातों की मतनासब नुमाइंदगी नहीं, ये सूबाई जमातों की मतनासब नुमाइंदगी है। तो यही बात बुनियादी तौर पर एडवोकेट जनरल सिंध भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल की भी अभी बारी आएगी, सिंध हाई कोर्ट बार की भी बारी आएगी, और मुस्लिम लीग नून ने भी एक पटिशन डाली है, उनकी भी बारी आएगी। मसला ये नहीं है कि मुल्क में करप्शन होती है या नहीं, बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास सदारती रेफरेंस में एक सवाल पूछा गया है कि आया ये आइनी तरमीम से होगा या कानूनी तरमीम से, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात का जवाब देना है कि आया ये आइन के तहत ये सेनेट के इलेक्शंस होते हैं और उसमें सीक्रेट लिखा है, या फिर कानून के। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो आइन के तहत होते हैं और वो सीक्रेट ही होंगे, तो इसका मतलब है फिर आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं आइन के तहत नहीं बल्कि कानून के तहत होते हैं, जो इलेक्शन लॉ है 2017 का, तो फिर इसका मतलब हुकूमत ऑर्डिनेंस भी पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कोई काम नहीं है कि करप्शन होती है और हॉर्स ट्रेडिंग होती है, दुबई में पैसे दिए जा रहे हैं या कहाँ दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक अपनी राय देनी है सदर ममलकत को, जबकि इस वक्त जो प्रोसीडिंग चल रही है, यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भूल गई है कि ये कोई सो मोटो प्रोसीडिंग नहीं है जिसमें वो इदारों के सरबराह को बुला के, चाहे जाए कि आइनी इदारों के सरबराह को बुला के उनको प्रेशराइज़ करें या उनको दबाव डालें कि वो अपने अख्तियारात का एहसास करें और बार बार ये कहें कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। अब यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस किस्म के दबाव में है और जिस किस्म के मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने लिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने, वो उन इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बता रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनमें 2 हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, और उन्होंने 2 दफ़ा इजलास करके दोनों दफ़ा मुत्तफ़क़ा तौर पर सब इलेक्शन कमीशन नतीजे पर पहुँचा है कि आइन में तरमीम के बगैर खुफिया बैलेटिंग ख़त्म नहीं हो सकती, सेनेट की वोट खुफिया ही होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वैसा हुक्म दे दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा जो मौक़िफ़ ले लिया है, इसके बाद तो इसके बगैर कोई चारा नहीं होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिज़ाइन करे या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो भी रिज़ाइन करें। अब ये कौन चाह रहा है कि इस किस्म के हालात पैदा हो जाए मुल्क में? क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करता है या कोई 1 या 2 मेंबर भी रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है आइनी तौर पे, और अगर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो एक और आइनी बहरान पैदा होगा। आने वाले महीनों में फिर बजट भी आ रहा है, और आधी सेनेट अगर खाली होगी तो फिर उस आधी सेनेट में अक्सरियत किसकी होगी? क्या ये मुमकिन है कि उस आधी सेनेट के साथ पार्लियामेंट में कोई ऐसा आइनी तरमीमी बिल ले आया जाए कि जिससे मज़ीद सियासी बहरान पैदा हो जाए? ये वो सवाल हैं जिसकी वजह से शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल कर रही है या किसी और क्या अख्तियार इस्तेमाल कर रही है।
मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।